चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग का, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बनाया हो क्या श्रेया? पूरा बन गए विदाउट नहीं? हाँ तो वो तो मैंने बोला था ना कि उसको छोड़ देना। ऋषा भूल गई है? चलो कौन सा नहीं बन रहा वसुधा बताओ। फिफ्थ का सी क्या है, रीड करोगे? फिफ्थ का सी मतलब वो सेंटेंस वाला था क्या? नहीं वो प्रेसिपिटेट है, सॉलिड है। हाँ बेरियम क्लोराइड। ओके तो बेरियम क्लोराइड पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। ओके रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al3 पॉजिटिव SO4 का 2 नेगेटिव। फॉर्मूला बन जाएगा Al, इधर का 2 इधर आएगा और इधर का 3 SO4 के पास जाएगा, तो Al2 SO4 का थ्राइस गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, है ना? तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4, Da2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड Al3 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव। तो ये हमारे चारों के फॉर्मूले हो गए। बीच में क्या प्रेसिपिटेट ऑफ ऐसा लिखा है क्या? हाँ तो ये प्रेसिपिटेट है। ये तो अपन ने देखा था ना, ये वाला पॉइंट देख लिए थे कि अप एरो का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस और डाउनवर्ड एरो का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ऐसे सब अलग अलग कलर के पीपीटी होते हैं। ठीक है, आपने जो उस दिन लिखा था आयोडाइड वाला रिएक्शन देखो जल्दी से, क्या लिखा था उस दिन? वी हैव रिटन KI प्लस PbNO3 का ट्वाइस, KI प्लस PbNO3 का ट्वाइस गिव्स PbI2। इसका प्रेसिपिटेट था, दैट वाज येलो कलर प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी प्लस KNO3। ठीक है, तो बस इसी में डाउट था कि इसका बैलेंसिंग भी नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। ओके सो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3, बेरियम तो एक है, चलो ठीक है, और एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए। उससे आपका क्लोरीन बढ़ के कितना हो गया? 6। अब क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ 3 लगाओगे तो क्लोरीन 6 हो गया, बट बेरियम 3 हो गया ना, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी तो सल्फर को 3 करना था ना, तो ये आपका पूरा बैलेंस हो, करेक्ट बैलेंस है। ठीक, और कौन सा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी। ठीक, हाँ कभी कोई रिएक्शंस में ना कई बार ऐसा होता है कि गैस बनती है, तो उस गैस के फॉर्मूले के बगल में हम अपवर्ड एरो का साइन बना देते हैं, उससे हमको समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर क्या है, गैस है, और ये बनेगी तो ऊपर जाएगी क्योंकि गैस लाइटर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज बनती है पर वो सॉल्युबल नहीं होती है, ये इनसॉल्युबल है, तो वो इनसॉल्युबल चीज कुछ ना कुछ कलर की होती है और वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती है, तो उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे पानी गिरता है तो नीचे आता है ना ऊपर से, गैस ऊपर जाती है, प्रेसिपिटेट नीचे आता है, तो वो अप एरो और डाउन एरो का मतलब वही होता है। डाउन एरो का मतलब है कि प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन होगा टेस्ट ट्यूब में, और गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब से बाहर आती हुई नजर आएगी। ठीक है, नजर तो नहीं आएगी क्योंकि कलरलेस होती है ना, तो दिखेगी तो नहीं, बट अगर आप कुछ टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर गैस निकल रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ आगे और कौन सा डाउट था वसुधा? बाकी बन गए सारे श्रेया? जिन्होंने नहीं बनाया वो बना करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे ना, जो एब्सेंट थे, जो भूल गए, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन में फिर से चेक करूंगा ना,
इनफेनोल। तो के कोई भी मेटल हो, आपको सिंपली उसका बस एक एटम लिखना है, दैट्स इट, बस। हाँ, कोई नॉन मेटल है तो उसका पूरा मॉलिक्यूल आएगा, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इनको कभी भी आप H प्लस Cl नहीं लिखेंगे, ये गलत है। नॉन मेटल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ एटम। तो सोडियम लिखना होगा, अगर आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है तो आप Na लोगे, प्लस क्लोरीन के लिए Cl2 ही लेंगे, गिव्स NaCl2 नहीं लिख देना, फॉर्मूला तो NaCl ही बनेगा ना। लेटर ऑन वी विल बैलेंस। आप समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि जो ऐसा लिखा है इसको एक साथ मिला करके लिख दिया NaCl2, NaCl2 कुछ होता ही नहीं है ना। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, तो वो फॉर्मूला NaCl ही होना चाहिए। नाउ टू बैलेंस इट, यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो अपन यहाँ सामने 2 लगाएंगे ताकि क्लोरीन 2 हो जाए, और क्योंकि अब सोडियम भी 2 हो गया है तो यहाँ पे 2 लग के अब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं कि जो भी 2 हमने रिएक्टेंट लिखे उसको जोड़ दिए तो प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट अगर सोडियम क्लोराइड बनना है तो फॉर्मूला जैसा है वैसे ही बनेगा। सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, क्लोराइड 1 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl। क्लियर है? ठीक, चलिए। तो नेक्स्ट हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था ना कि कैसे अपन इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, है ना। जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन हम क्या क्या और इंफॉर्मेशन अपने इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि वी शुड मेंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद आ रहा है क्या? जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके बगल में ब्रैकेट में हम उसका फिजिकल स्टेट मेंशन कर दें कि हमने रिएक्टेंट को किस स्टेट में लिया है। क्या मैंने रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते समय सॉलिड स्टेट में लिया है, या लिक्विड में लिया है, या गैस में लिया है, राइट, या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया है। तो पहला पॉइंट यही था जहां पे हमने ब्रैकेट में S का मतलब सॉलिड, ब्रैकेट में L का मतलब लिक्विड, ब्रैकेट में AQ का मतलब एक्वस, और ब्रैकेट में G का मतलब क्या था? गैस। ये याद आ रहा है सबको? तो जस्ट आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके बगल में ब्रैकेट में ये चीज करना है। एग्जांपल अपन ने लिखा था कि Fe होगा सॉलिड स्टेट में, तो ब्रैकेट में S लिख देंगे, प्लस जो वाटर रिएक्ट कर रहा था रस्टिंग करने के लिए वो था वाटर वेपर यानी कि गैस फॉर्म में, इट गिव्स Fe3O4 जो कि रस्ट है तो वो सॉलिड होगा, और निकल रही थी हाइड्रोजन और वो थी गैस। तो आप अप एरो लगाओ या ब्रैकेट में G लिख दो, ठीक है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका हमने क्या देखा था? ये अप एरो डाउन एरो वाला देखे थे क्या? हमारे रिएक्शन में कभी भी अगर गैस बनेगी तो अप एरो बना करके उसको डिनोट करेंगे ब्रैकेट में, और अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तो डाउनवर्ड एरो बना करके उसको डिनोट करेंगे। ये सब चीजों से अपन अपने इक्वेशन को थोड़ा इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं कि इक्वेशन देख के ही कोई और थर्ड पर्सन समझ जाए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कंडीशंस में हो रहा है। मैंने ऐसा बताया था ना कि अगर मैंने कोई रिएक्शन किया है आफ्टर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, तो मैं ही जानता हूं कि मैंने रिएक्टेंट्स को किन स्टेट्स में लिया, जब प्रोडक्ट बने तो वो किन स्टेट्स में बने, जब रिएक्शन हुआ तो कौन सी कंडीशंस में मैंने रिएक्शन करवाया, क्या मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या मैंने प्रेशर कम किया या प्रेशर बढ़ाया, या मैंने कोई कैटलिस्ट यूज किया। कैटलिस्ट भी हमने डिस्कस किया था कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जो रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन इट। वो उसमें पार्ट नहीं लेते, बस रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं। मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं आप लोग के लिए कैटलिस्ट हूं बिकॉज आई एम हेल्पिंग यू इन गेटिंग पास इन 10th, बट एक्चुअली मैं एग्जाम नहीं दूंगा ना। एग्जाम तो आप ही दोने जाओगे, तो विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द एग्जाम आई एम हेल्पिंग यू। इन द सेम वे रिएक्टेंट्स को कौन हेल्प करेगा? कैटलिस्ट। विदाउट एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट में आपको कैटलिस्ट का कोई पार्ट नहीं दिखेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कैटलिस्ट खत्म नहीं होता है। कैटलिस्ट जितना आपने डाला था उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट थोड़ा बना रहा है कि वो खत्म हो जाएगा, वो वही का वही रहेगा। तो छोटे छोटे से कैटलिस्ट को लेकर के हम बहुत देर तक रिएक्शन करवा सकते हैं। हाँ, उसकी एफिशिएंसी जरूर कम होने लगती है। अब जैसे मैं भी थोड़ा एज होगा मेरा,
थोड़ा एफिशिएंसी कम होगी ना। अभी मैं लगातार 3-3 घंटा बोल रहा हूँ, अगले 5-6 साल 10 साल बाद अगर जिंदा रहा तो इतना इतना लगातार क्लास थोड़ा ले पाऊंगा, थोड़ा एफिशिएंसी कम हो जाएगा ना। तो कैटलिस्ट भी जब बहुत देर तक रिएक्शन करवाता रहता है तो उसकी भी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लिया था हमने, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट स्टार्ट किए थे क्या? दो ही पॉइंट लिखे हैं ना, चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखेगा, sometimes the condition of the reaction, sometimes the conditions of the reaction, sometimes the conditions of the reactions such as temperature, comma pressure, comma catalyst, catalyst की spelling CATALYST, इसका डेफिनेशन मैं नोट में लिखवा दूंगा अभी नीचे, ठीक है। तो sometimes the conditions of the reaction such as temperature, pressure, catalyst, etc. are shown above or below the arrow, are shown above or below the arrow in the equation, in the equation, in the equation. इसका एग्जांपल लिख लो कुछ। एक ये एग्जांपल जहां पे हमने एरो के ऊपर हीट रखा, लिख राइट, मतलब अगर आपने हीट नहीं लिखा होता तो कोई भी सोचेगा कि आप बस KCl2O3 को पकड़ लो, वो टूट जाएगा, अपने आप थोड़ा टूटेगा। यू हैव टू सप्लाई सम हीट, सम टेम्परेचर, जिससे वो डिकम्पोज होगा। कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटेगी ना, यू हैव टू सप्लाई सम फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इट, तभी वो टूटेगी। जैसे पेन ऐसे पकड़े पड़े तो टूटेगा, अनटिल एंड अनलेस इसको मैं फेंकूं या इसको मैं गिराऊं, तो कुछ एनर्जी हमको देना पड़ेगा, राइट। तो इन द सेम वे KClO3 अपने आप KCl और O2 में ब्रेक नहीं होगा, यू हैव टू गिव सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो अपन एरो में मेंशन कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखना, CO प्लस H2, किसी को पता है क्या CO का नाम क्या है? CO को क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। डबल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर सिंगल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस gives CH3OH, gives CH3OH, बट ये हो किस कंडीशन पे रहा है? 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट होता है प्रेशर का। जैसे पास्कल आपने सुना होगा ना, पास्कल नहीं सुने? हाँ, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे ही एक होता है बार, वो भी यूनिट का, वही प्रेशर का यूनिट होता है, और ATM भी प्रेशर का यूनिट है। एक और यूनिट होता है प्रेशर का, उसको अपन बोलते हैं MMHG। MMHG, MM मतलब मिलीमीटर और HG मतलब मर्क्यूरी, क्योंकि अपन प्रेशर नापते हैं बैरोमीटर से, और बैरोमीटर में लिक्विड होता है मर्क्यूरी। तो कितना MM प्रेशर से, मतलब कितना प्रेशर से मर्क्यूरी कितना MM ऊपर गया, मतलब कुछ इस टाइप का यू शेप्ड ट्यूब होता है। उस यू शेप्ड ट्यूब में मर्क्यूरी को, और ये एक कनेक्टेड होगा एक वेसल से जिसके अंदर का प्रेशर हमें नापना है। यहाँ गैस होगी ना कोई गैस का प्रेशर नापना है मुझे फॉर एग्जांपल, तो इस बीकर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर गैस होगी, वो गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। हमने पढ़ा है ना कि गैसेस के मॉलिक्यूल हमेशा मूव करते रहते हैं, आपस में टकराएंगे, वेसल की वॉल से टकराएंगे, तो बोmbardment होता रहेगा, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। तो मर्क्यूरी पहले से ना इस लेवल तक भरी है यहां पे मर्क्यूरी, ठीक है। जैसे ही गैस का प्रेशर मर्क्यूरी पे लगेगा ना, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट मर्क्यूरी का नीचे जाएगा, तो ये पार्ट ऊपर जाएगा। अब कितना MM ऊपर जा रहा है वही प्रेशर होता है। तो MMHG भी
एक प्रेशर का यूनिट है। इन द सेम वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर का यूनिट है। तो राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका 340 टाइम अभी जो प्रेशर हमें फील हो रहा है उसका 340 टाइम्स आप इस रिएक्शन में दोगे, तब जाके रिएक्शन होगा। ये कंडीशन है उस रिएक्शन की। और ये कंडीशन ऐसी तो ना पहुंच गई ना कि जिसने रिएक्शन किया उसको रात को सपना आया कि 340 में करूंगा तो हो जाएगा। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे ना, उसने पहले 100 एटीएम रखा होगा, उसमें नहीं हो रहा होगा, फिर उसने और बढ़ाया होगा, तब जाके वो 340 तक पहुंचा होगा, राइट। तो उसने मेंशन कर दिया। अब कोई भी थर्ड पर्सन जाकर के अगर ये रिएक्शन करा के ये प्रोडक्ट बनाना चाहेगा तो वो डायरेक्टली 340 एटीएम का प्रेशर ही लगाएगा ना, क्योंकि उसको पता है कंडीशन क्या है रिएक्शन होने की। तो ये इस इक्वेशन ने इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना दिया जस्ट बाय राइटिंग दैट कंडीशन। ठीक है, एक और लिखना थर्ड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस वाला लिख लो, तो जहां पे हम सनलाइट और क्लोरोफिल लिखते हैं ना ऊपर नीचे, याद है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन? ऋषा, क्या है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन? हाँ, अरे तो पता तो है, अपन पढ़े ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो वर्ड? क्या होता है फोटोसिंथेसिस? कौन बनाता है अपना खाना, एनिमल्स? हाँ, कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं? और सनलाइट के अलावा और? लिखा किसी ने रिएक्शन? अरे सीधा सनलाइट ही ले रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? वो सनलाइट तो कंडीशन है अलग, उसको एरो में लिखना है ना। हमारे रिएक्टेंट्स क्या क्या है, रॉ मटेरियल क्या क्या है, CO2 एंड H2O, ये हमारे रॉ मटेरियल है जो एक्चुअली में रिएक्ट करेंगे। सनलाइट रिएक्ट थोड़ी ना कर रही है, सनलाइट तो एक कंडीशन है, सनलाइट एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तो CO2 एंड H2O आर अवर रॉ मटेरियल्स। कंडीशंस में आप यहाँ पे सनलाइट लिखेंगे और नीचे क्लोरोफिल लिखेंगे, तो ये कंडीशन है तभी रिएक्शन हो रहा है। एंड C6H12O6 प्लस O2 ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बैलेंस कैसे किए थे इसको? यहां पर 6 लगाए थे, यहां पर 6 और यहां पर 6। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ जहां पे हमने लिखा है कि कुछ रिएक्शंस में कंडीशंस मेंशन करनी होगी हमें, है ना। अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, रूम प्रेशर में करा रहे तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर यू आर यूजिंग सम अदर टेम्परेचर प्रेशर तो वो मेंशन करना है। ठीक है, चलिए नोट में कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखना, नोट करके लिखो, कैटलिस्ट का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना नीचे। A catalyst is a chemical substance. A catalyst is a chemical substance. A catalyst is a chemical substance which alter the which chemical substance which alter the chemical की स्पेलिंग क्या लिखे? Which alter the speed of reaction, which alter the speed of reaction without taking part in it, without taking part in it। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, नेक्स्ट पॉइंट जिससे अपन रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, फोर्थ पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट हम उसके बारे में देखेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। हीट लिख करके हम किस साइड में हीट ऐड कर रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है। अगर आपका हीट रिएक्टेंट साइड में ऐड हो रहा है तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर एब्सॉर्बिंग हीट, हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम। और अगर हीट प्रोडक्ट साइड में लिखी हुई है यानी कि हीट बन रही है, हीट इज रिलीज्ड, एग्जिट, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिखेंगे,
The energy changes are the energy changes are the energy changes are expressed in the chemical equation. The energy changes are expressed in the chemical equation. Full stop. If heat is evolved, if heat is evolved, evolved भी लिख सकते हैं या released भी लिख सकते हैं. If heat is evolved या released, comma, we write प्लस को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना, प्लस हीट in the product side, in the product side. Full stop. If heat is absorbed, if heat is absorbed, we write plus heat, on the reactant side, on the reactant side. या माइनस हीट भी लिख सकते हो, बट प्रोडक्ट साइड एक ही मतलब है ना, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखना. ठीक है, जब भी इक्वेशन लिखेंगे इट हैज टू बी बैलेंस ना, बैलेंस इक्वेशन ही लिखेंगे हमेशा. ठीक है, तो ऊपर वाले रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए अपन ने प्रोडक्ट साइड में लिखा उसको, और ये रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन होता है, तो वो हमने रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखा, या इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस हीट हो जाएगा. ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं. ठीक है, अब नोट में लिखते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन. नोट में लिखेगा, डिपेंडिंग अपॉन द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, depending upon the evolution or absorption of heat or energy, not just heat, किसी भी टाइप की एनर्जी, depending upon the क्या हुआ, depending upon the evolution or absorption of heat or energy, the chemical reactions are of two types. The chemical reactions are of two types. Chemical reactions are of two types. First लिखेगा exothermic reaction. Exothermic reaction. इन दोनों में एक्सोथर्मिक कौन सा है? फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला एंडो है. ठीक है, ओके. हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखेंगे पहले. The chemical reactions which occur with the evolution of heat, the chemical reactions which occur with the evolution of heat along with the products, are called exothermic reactions. Are called exothermic reactions.
ठीक है, इन जनरल ये वाला इक्वेशन लिख लो, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट। क्या हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट्स प्लस हीट। ठीक है, एग्जाम्पल और लिखते, एक तो ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा एक आध एग्जाम्पल और लिख लो। C+O2 gives CO2 प्लस हीट। बर्निंग, किसी का ही बर्निंग करोगे तो हीट इवॉल्व होती है ना, तो ये कंबशन ही, कार्बन के कंबशन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक और लेते हैं, H2 plus Cl2 gives 2HCl प्लस हीट। और एक गैस होती है मीथेन नाम की, सुने कभी मीथेन? मीथेन गैस को भी अगर आप कंबशन करोगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट इज रिलीज्ड। लास्ट इक्वेशन को बैलेंस करेंगे सभी, लास्ट इक्वेशन को, पहले तो बैलेंस है, लास्ट इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या लगाए हैं, बस यहाँ पे सामने 2 और यहाँ पे 2 है ना, एक 2 लगेगा H2O के सामने और एक 2 लगेगा, बस बैलेंस है। ठीक, इवन अवर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी ना एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हाँ, वो तो ब्रीदिंग हो गया। अपन एक, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पे आपने जो खाना खाया है, ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करता है अंदर जाके सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया तो पढ़े है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता था, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी वाज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये होता कैसे है, ब्रीथ करके हम ऑक्सीजन इन तो ले लेंगे, वो लंग्स तक चला भी जाएगा, लंग्स के पास ब्लड आएगा, वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैरी हो जाएगा और वो सेल्स तक पहुंच जाएगा। सेल्स में जाने के बाद ऑक्सीजन क्या करेगा, जो खाना आपने डाइजेस्ट करके सेल्स तक पहुंचाया है, उसमें जो भी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, उसको ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। ये तो मैं बोलता ग्लूकोज खाने से एनर्जी आती है, कैसे आएगी, क्योंकि वो ग्लूकोज पाउडर को आपका ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, CO2 एंड H2O प्लस एनर्जी। और यही एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में, और कहां स्टोर हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हर सेल में रिएक्शन हो रहा है ये वाला, इन एवरी सेल दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन। और ये कहां से आया, ये हमने जो खाना खाया था वहां से आया ना, फूड लिया हमने, स्टमक तक पहुंचा, स्टमक में वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन में गया, थोड़ा बहुत और जो बचा होगा वो डाइजेस्ट हुआ, इंटेस्टाइन के पास ब्लड कैपिलरीज आती हैं, खाना लेके जाती हैं, ताकि हर सेल तक वो खाना पहुंच सके। इन द सेम वे यही ब्लड है जो ऑक्सीजन लेने भी लंग्स के पास आया था। ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, हम पढ़ेंगे अभी लाइफ प्रोसेस जब हम चालू करेंगे बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसमें से एक भी बंद हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिसमें पहला है न्यूट्रिशन, खाना खाना, पचाना, निकालना, ये सब आएगा, नहीं एक्सक्रीशन अलग हो गया, अभी सिर्फ न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, खाना खाना, पचाना, निकालना, उसका यूटिलाइजेशन करना, ये पहला चीज हो गया। दूसरा रेस्पिरेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपने खाना खा तो लिया, सांस भी ले ली, बट ये दोनों का करना क्या है, पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट करोगे ना, हर सेल तक पहुंचाओगे। एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन, एवरी सेल नीड्स फूड, ताकि वो एनर्जी बना सके और काम कर सके, राइट। तो थर्ड हुआ ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ होता है एक्सक्रीशन। तो ये कौन सा एक्सक्रीशन है, लिक्विड एक्सक्रीशन, यूरिन वाला। वो पहले वाला जो एक्सक्रीशन, जो वो सॉलिड एक्सक्रीशन है ना, वो तो न्यूट्रिशन में कवर हो जाएगा, वो आपके पूरा एलिमेंट्री कैनाल में आता है, आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा हुआ है ना, जो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। तो एनस के थ्रू वो सॉलिड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, पॉटी, बाहर चला जाएगा।
दैट इज नॉट एक्सक्रीशन हियर, यहाँ पे उसको अपन इजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इजेशन। इंजेशन मतलब खाना, इजेशन मतलब निकालना, तो वो न्यूट्रिशन में आ जाएगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, तो यहाँ हम लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं, यूरिन। वो निकालना भी जरूरी है ना, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक है, बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ तो इट कैन लीड टू डेथ। तभी तो जब किडनी फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का हेल्प लेते हैं ना। लोग बाहर जाते हैं, हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ दिनों में और डायलिसिस करा के आते हैं, ताकि उनका ब्लड प्यूरिफाई होता रहे। क्योंकि ब्लड में इंप्यूरिटी भी जा रही है। ब्लड का काम सिर्फ ऑक्सीजन देना या खाना सप्लाई करना नहीं है, गंदगी भी तो कौन निकालेगा सेल से बाहर? ब्लड ही निकालेगा, और ब्लड ही जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए किडनी के पास। तो ब्लड का प्यूरिफाई होना जरूरी है। ब्लड बार बार गंदा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का इंप्यूरिटी है, चलो उसको तो हमारा लंग साफ कर दे रहा है बाहर करके, बट उसके अलावा भी तो इंप्यूरिटीज आ रही है ना ब्लड में। जितनी भी अमोनिया, यूरिया इंप्यूरिटी है, वो यूरिन बन जाती है। इससे हमारे यूरिन से जो स्मेल आती है, दैट इज द स्मेल ऑफ यूरिया। सुना आपने यूरिया कभी? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, द स्मेल ऑफ यूरिन इज बिकॉज ऑफ यूरिया ओनली। ठीक है, तो ये चारों लाइफ प्रोसेस जरूरी है हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। एक लाइफ प्रोसेस और होता है रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट एसेंशियल। वो एसेंशियल नहीं है। आप रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप नहीं मरोगे। हाँ, आपकी आगे और जनरेशन नहीं आएगी, वो अलग बात है, बट आपको कुछ नहीं होगा उससे। बट इन चारों में से अगर एक भी प्रोसेस रुका तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए जो दो चैप्टर हमारे वो अलग अलग डिवाइडेड है। 5 लाइफ प्रोसेस होते हैं हमारे, पर 4 एसेंशियल हैं और एक नॉन एसेंशियल। समझ रहे हैं क्या? तो नॉन एसेंशियल वाला अलग चैप्टर है, चारों एसेंशियल वाला एक चैप्टर। उसी एसेंशियल में जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, जहां पर हम खाना जो खाए हैं वो सेल्स तक पहुंच रहा है, ऑक्सीजन जो हमने लंग्स में दिया है वो सेल्स तक पहुंच रहा है, अंदर जाके दोनों का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो उसका रीजन क्या होगा? इन रेस्पिरेशन फूड इज ब्रोकन डाउन, है ना, इन द सेल्स, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड ये रिएक्शन लिखना है। ये रिएक्शन से तो पता चल रहा है ना कि एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज होती तो कहां लिखते हैं अपन? प्रोडक्ट साइड में, प्लस एनर्जी, तो लिखा है ना यहाँ पे। दिस शोज कि ये रिएक्शन भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ये भी लिखो, इसके नीचे लिख भी लेते हैं अपन, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। पहले लिख लो, रिएक्शन लिख लो पहले। ये रिएक्शन को देखा देखा लग रहा है क्या? किस टाइप का रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट है, नहीं है भी तो ना। देखो, हम जो एक्सेल कर रहे हैं वो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, और प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के समय रिलीज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना दोनों। तभी तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स का रहना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं उसको वो यूज अप कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो। और अगर वो रहेंगे तो ऑक्सीजन का कमी भी नहीं होगा कभी। वरना ऐसा नहीं होता कि कभी एक समय ऐसा आएगा जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एयर में 23% ऑक्सीजन होता है, 21 से 23%, 78% नाइट्रोजन होता है। तो वो 23% आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? आज तक वो खत्म हो जाना चाहिए था ना। हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं वो सर्कल वाला ऐसा पाई चार्ट, एयर का कॉम्पोजिशन, जिसमें अपन इतना बोल देते थे कि ये 78% नाइट्रोजन है, इतना आपका ऑक्सीजन है, बाकी छोटे छोटे ट्रेसेस में अलग अलग गैसेस है। तो ये ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हुआ आज तक? क्योंकि ये बार बार रिप्लेनिश भी हो रहा है ना, एक साइकिल चल रही है, ऑक्सीजन की साइकिल चल रही है नेचर में, तो रिप्लेनिश भी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ प्लांट्स। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, लिख लिया रिएक्शन। ठीक है, इसके नीचे लिखना, the above reaction takes place during respiration. The above reaction takes place during respiration. Stop. In this food is broken down
food is broken down with the help of oxygen. Food is broken down with the help of oxygen, and energy is released. And energy is released. Along with carbon dioxide and water. And energy is released along with carbon dioxide and water. Therefore, respiration is an exothermic process. Therefore, respiration is an exothermic process. Therefore, respiration is an exothermic process. ठीक है, किसी भी फ्यूल के बर्निंग को भी एक्सोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि उससे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड टाइप का रिएक्शन लिखेंगे एंडोथर्मिक. ये आपने फर्स्ट लिखा होगा ना, अभी नोट के अंदर ही है अभी अपन, है ना, कि डिपेंडिंग अपॉन की एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने दो रिएक्शन बोला है. तो ये एक्सोथर्मिक हो गया. सेकंड लिख रहे हैं एंडोथर्मिक. लिखिए इसका डेफिनेशन. द केमिकल रिएक्शन विच अकर, जैसे वहां लिखे थे, द केमिकल रिएक्शन विच अकर, the chemical reactions which occur with the absorption of heat. Chemical reactions which occur with the absorption of heat are called endothermic process. Endothermic reactions are called endothermic reactions. Are called endothermic reactions. उसका भी ऐसे जनरल इक्वेशन लिख लो. रिएक्टेंट्स प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट्स. ठीक, कुछ और एग्जांपल लिखते हैं इसमें. और एक तो अच्छा, ये तो आपने जनरल लिखा है ना, एक आध एग्जांपल और लिखते हैं. लिखना NH3 प्लस हीट गिव्स N2 प्लस 3H2. एक और लिखेंगे 2H2O प्लस एनर्जी, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रिकल, गिव्स 2H2 प्लस O2. ठीक है, एक और लिखना कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें जब हीट देंगे, यानी कि हीट इज अब्सॉर्ब्ड, तो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रेक हो रहा है. बैलेंस है थर्ड वाला इक्वेशन. ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट लिखना. ये तो हो गया हमारे रिएक्शन सारे. इंफॉर्मेटिव वाले का लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट होगा भाई. फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा ना. पहला हमने फिजिकल स्टेट लिखा, दूसरा हमारा क्या था, प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा था कंडीशंस, चौथा ये हीट वाला हो गया, एंड पांचवा लिखना लास्ट. The reversible reactions are indicated by, the reversible reactions are indicated by, the reversible reactions are indicated by double headed arrow. Double headed arrow, ऐसा एरो जिसके पास दो हेड है. डबल हेडेड
एरो, डबल हेडेड एरो के ब्रैकेट में एरो भी बना लेना। किस टाइप का डबल हेडेड एरो बोल रहे हैं? लाइक दिस, ठीक है। हम 9th क्लास में ऐसा पढ़ते थे ना कि फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, ऐसा पढ़ते थे, राइट? बट ऐसा हर रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। सम केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल कहने का मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट होके प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके रिएक्टेंट दे रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से तो रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगा ना। रिएक्शन खत्म कब माना जाएगा? जब रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे। अब और जब रिएक्टेंट नहीं बचे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, राइट? बट इस टाइप के रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर सेम टाइम पर प्रोडक्ट भी रिएक्ट होकर रिएक्टेंट बनाता जा रहा है, तो रिएक्टेंट कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन कभी खत्म नहीं होते हैं। Am I clear? तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो अपन अभी सिंगल एरो बना रहे हैं ना, वहां पे अपन डबल हेडेड एरो बनाएंगे। तो उससे ये पता चलेगा कि आपका ये वाला एरो बता रहा है, आपका ये ऊपर वाला एरो क्या बताएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन, कि रिएक्टेंट्स गिव प्रोडक्ट, और नीचे वाला एरो बताएगा प्रोडक्ट कैन ऑल्सो गिव रिएक्टेंट्स बैक। समझ रहे डबल एरो का मतलब? ठीक है, चलो एक रिएक्शन, अमोनिया वाला रिएक्शन लिख लो, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या था अमोनिया का रिएक्शन? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस भी कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू। तो ये ना हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हुआ है, जहां पे अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है? केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस, और एक अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, और एक इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे। ये हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में, आप समझ रहे हो? और हमारे चैप्टर में दो हेडिंग थी ना, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इक्वेशन तो हम समझ लिए क्या होता है ना? अब समझेंगे केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए मेन हेडिंग डालेगा, नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टोटल हमको चैप्टर में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। इसके अलावा जो 2 हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो अलग है ना, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। वो भी तो रिएक्शन के टाइप ही थे ना। वो किस पे डिपेंड कर रहा था? हीट के ऊपर, कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन अलग 5 टाइप के रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अभी मत लिखना, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अभी समझ लो पांचों रिएक्शन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे टाइप के रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही हैं, एज द नेम सजेस्ट। कंबाइन मतलब क्या होता है? मिलना, है ना? तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन हो रही हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी पहचान क्या होगी? प्रोडक्ट एक बनना। अगर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, इसका मतलब वो चीजें कंबाइन होकर के एक चीज बना रही है। जैसे अभी अपन ने लिखा था C+O2 गिव CO2, ठीक है। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन हमने पीछे लिखे हैं अभी तक, जिसमें प्रोडक्ट सिर्फ एक बन रहा था, उन टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप बोल सकते हो कि ये इस टाइप का रिएक्शन है, A प्लस B गिव प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बस, ठीक है। या चलो एक ऐसा लिख देते ना, एक C लिख देता हूं, ठीक है। A प्लस B गिव C, तो एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है हमको। रिएक्टेंट 2 है या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस टाइप के रिएक्शन क्या बोलेंगे अपन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या 3 टाइप के होते हैं? एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन किया और बनाया कंपाउंड, जैसे कि C+O2 गिव CO2,
कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, और बन क्या रहा है? CO2, वो एक कंपाउंड है। समझे क्या? तो दो एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, और तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि दो कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन तीन तरीके का हो सकता है। एलिमेंट वन, एलिमेंट टू गिविंग अ कंपाउंड, एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिविंग अ न्यू कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स अ न्यू कंपाउंड। तो ऐसे तीन टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसके एग्जांपल तो अपन ने कई देखे हैं। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, और ये कंपाउंड है, राइट? तो ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड मिलके भी नया कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हमने अभी कंपाउंड देखा था पीछे, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, एक NO बनता है, एक NO2 बनता है, ये तो आपने सुना होगा। इसी से तो एसिड रेन होती है ना, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। दो टाइप की हार्मफुल गैसेस लिबरेट होती है व्हीकल से और इंडस्ट्री से। एक है सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिससे बनता है नाइट्रिक एसिड। और यही दोनों पानी के साथ नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड, और इसी को अपन एसिड रेन बोलते हैं। सुना आपने एसिड रेन? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, NO भी एक ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। उसके अलावा एक और होता है N2O। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट लाफिंग गैस। सुना है कभी कि उसको सुन के हंसी आती है? पिक्चर में दिखाया भी है। कौन सी पिक्चर है वो? एक पिक्चर है, वो साजिद खान की पिक्चर है ना, जो बहुत बार आती रहती है, अक्षय कुमार वाला है, बहुत सारा पार्ट, हाउसफुल। हाउसफुल कितने सारा हाउसफुल बन गया तो याद भी नहीं है। तो उसमें किसी एक पार्ट में, लास्ट वाले सीन में, जो लास्ट क्लाइमेक्स सीन था पिक्चर का, उसमें क्या हुआ था कि AC में हवा भरने आए थे, गैस भरने आए थे वो, गैस भरने वाले लोग। तो उनके पास दो टाइप के सिलेंडर थे, एक AC की गैस थी, और दूसरे में नाइट्रस ऑक्साइड था, काफी गैस। गलती से उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर उठा लिया, और AC में वही गैस जाकर के भर दी। अब जितने भी उस हॉल में लोग थे, सब ने उस गैस को इनहेल किया, और सब हंसने लगे। समझ रहे हैं? तो वो होती है लाफिंग गैस। एक टीयर गैस भी सुना होगा आपने। टीयर गैस वो वॉर्स में यूज करते हैं, है ना, मतलब उसका आंख में जलन हो जाती है, ताकि आप सामने वाले को देख ना पाओ, वो कवर करने के लिए ना, कि आपको अगर वहां से भागना है दुश्मन की नजरों से, तो आप टीयर गैस छोड़ दो और भागो वहां से। समझ रहे क्या? तो ये N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज द लाफिंग गैस। तो ऐसा ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ये भी है, ये सब नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड है। तो NO में अगर मैं एक और O2 ऐड कर दूं ना, तो बन जाएगा NO2। समझ रहे हैं क्या? तो ये क्या हुआ? ये कंपाउंड था, ये एलिमेंट है, और एक नया कंपाउंड बना, ये इस टाइप का रिएक्शन। समझ रहे हैं क्या? और एक मैंने क्या एग्जांपल बताया, दोनों कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो NH3 अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। कैसे पहचान रहे कंपाउंड है? दो अलग अलग एलिमेंट मिक्स हो रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, एक ही सिंगल एलिमेंट था, एक ही सिंगल एलिमेंट था, HHOO। यहाँ पे N और O मिल गए, यहाँ पे N और H मिल गए, तो ये कंपाउंड बन गए। तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिविंग अ न्यू कंपाउंड। तो ये तीनों कैटेगरी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं आएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचाने कैसे, मैं बता चुका आपको। एक प्रोडक्ट है मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हुआ, इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सेकंड टाइप का रिएक्शन होता है डीकंपोजिशन। क्या होता है? ये जस्ट ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन का। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड रिमेन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजर्स, जो भी डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, या हम भी जब डेड हो रहे हैं तो हमारी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं ना, बैक्टीरियाज, फंगाई, तो वो भी हमारी बॉडी को ब्रेक कर रहे हैं, राइट? इन द सेम वे कोई कंपाउंड को ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और अभी हमने बात की थी ना कि कोई कंपाउंड अपने आप तो टूटेगा नहीं,
तो क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्म में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैन बी 2 और मोर देन 2, जस्ट ऑपोजिट। या रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा थे, प्रोडक्ट एक लौता था। या रिएक्टेंट एक होगा, उसी को तो तोड़ना है, तो प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब अपने आप तो टूटेगा नहीं है रिएक्टेंट। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग। अगर हम हीट एनर्जी से ब्रेक कर रहे हैं अपने रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं अपन थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल, क्योंकि थर्म मतलब हीट होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर हम लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस होते हैं जो सनलाइट के में कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो कहां से आ गया, यहां पर फोटो का मतलब लाइट होता है, और वो लाइट से हम एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देकर भी हम एक कंपाउंड को अलग अलग एलिमेंट्स में ब्रेक करते हैं, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी किस फॉर्म में आपने दी है। हीट के फॉर्म में दिए तो थर्मल, लाइट के फॉर्म में दिए तो फोटोकेमिकल, और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिए तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में कंफ्यूज नहीं होना है ना, लाइट मतलब सनलाइट भी हो सकती है ना, और इलेक्ट्रिसिटी तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होके जो करंट फ्लो होता है उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। ऐसे ही 2 रिएक्शन और हैं, 3 रिएक्शन और हैं। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट तो हमने कुछ देखे भी हैं आज, जैसे हमने शुरुआत की थी पहले रिएक्शन से, उसमें क्या था, BaCl2, ये था बेरियम क्लोराइड जो आपने पूछा था, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यही रिएक्शन था आज का सबसे पहला रिएक्शन, गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, खसकना, अपनी जगह से हट जाना। तो यहां क्या हो रहा है, बेरियम जो क्लोरीन के साथ था एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ था, इन्होंने एक्सचेंज किया है। बेरियम चला गया, सॉरी सल्फेट चला गया बेरियम के साथ, क्लोरीन चला गया एल्यूमिनियम के साथ। इसको पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन ही बोलते हैं कि आपने आपस में अपने एनायंस चेंज कर लिए। इसका जो एनायन था वो इसके साथ चला गया, इसका जो एनायन था वो इसके कैटायन के साथ चला गया। समझ आ रहा कैटायन आयन क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ कैटायन क्या था बेरियम, यहाँ कैटायन क्या था एल्यूमिनियम, Al का 3 पॉजिटिव, राइट। यहाँ पे एनायन क्या है Cl नेगेटिव, और यहाँ क्या है SO4 का 2 नेगेटिव। तो इसका एनायन चला गया इसके साथ कैटायन, और इसका एनायन चला गया इसके साथ, तो इसको बोल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, वहां पे एक ही का कैटायन जाएगा दूसरे के साथ, यहाँ डबल हो रहा है। ठीक है, और 5वां रिएक्शन जो अपन पढ़ेंगे वो है रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसे 5 रिएक्शन हमको पढ़ना है इस चैप्टर में अभी, है ना। अभी सिर्फ अपन इक्वेशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक एक करके टाइप पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।